अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो हम देखने जाएंगे यूग्रेड की स्कॉलरशिप 2024 जो कि यूएस की तरफ से है, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट। और इस यूग्रेड स्कॉलरशिप के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन स्टेटस, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसके ग्रांड बेनिफिट्स देख लेते हैं, जिसके बेनिफिट्स क्या होंगे। आने जाने का जो टिकट होगा वो उनके ऊपर होगा, राउंड एयर फेयर टिकट्स वो देंगे, ट्यूशन फीस, हाउसिंग एंड मील्स, लिमिटेड अलाउंस फॉर बुक्स, एक्सीडेंट एंड सिकनेस कवरेज, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस, ये सारा कुछ उनकी तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि वो क्या है। पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, आपको ज़रूरी है कि आप हों। उसके बाद यंगर देन 25 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि 25 से ऊपर एज हो, ये यंगर देन यानी कि 25 से नीचे एज होनी चाहिए, 25 या 25 से नीचे। इस वक्त जो है आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इनरोल्ड हों, ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हों या अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है लेकिन फ़िलहाल आप घर पे हैं, अभी आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको इस वक्त करंटली आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, आपका लाजमी है कि 14th ईयर और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन पढ़ रहे हों। 15 और 14 से मुराद ये है कि सेकेंड ईयर के बाद जो थर्ड ईयर होता है, ये थर्ड ईयर के अंदर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर इंक्लूड होते हैं। 14 ईयर के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है, और 15th ईयर के स्टूडेंट वो होते हैं जिनका 5th और 6th सेमेस्टर चल रहा होता है। उसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हो गया, और 7th और 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स वो अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट मोस्ट रिसेंट एंड ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने जो सबमिट करानी है मोस्ट रिसेंट यानी कि अभी अभी जो आपने डिग्री की है, सेकेंड ईयर की है, और साथ में जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ भेजना है, आपने कोई हार्ड कॉपीज़ वगैरह नहीं भेजनी। उसके बाद एप्लीकेशन की डेडलाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप एप्लीकेशन स्टेटस देख लें कि एप्लीकेशन में फॉर्म कैसे फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल्स देख लें, और आपको पता चले डेट गुजर गई तो फ़ायदा नहीं है देखने का। तो इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है वेडनेसडे 27 सितंबर 2023। एप्लीकेशन अगर आप 2024 में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका सबका सेम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसका पढ़ते हैं कि ड्यूअल यूएस पाकिस्तानी नेशनल्स और यूएस परमानेंट रेजिडेंट्स वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास डुअल नेशनैलिटी यानी पाकिस्तान से भी हैं, यूएस से भी हैं, और ये यूएस के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनके पास जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयज़ जो फुल ब्राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनके जो आगे बच्चे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट इन देयर फर्स्ट और फाइनल ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले आपको कहा फर्स्ट और सेकंड और 7th और 8th ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए ये है कि वो जब अप्लाई करेंगे तो उनमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले नहीं कर सकते, और साथ में 9th और 10th वाले नहीं कर सकते। उसमें 3rd 4th 5th 6th 7th 8th वाले कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए जो आपका तरीका है वो है ऑनलाइन। ईच एंड एवरीथिंग सब ऑनलाइन होगा, आपने पेपर कॉपीज़ कुछ भी कंसिडर नहीं होगी आपकी। ऑल एप्लीकेशन मटेरियल्स इंक्लूडिंग डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स मस्ट बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही करना है। अब आपने करना अप्लाई कैसे है, आपने जाना है www.usefp.org की वेबसाइट पे। हम जाते हैं सबसे पहले उस वेबसाइट पे और देखते हैं कि उस वेबसाइट पे हमने जाके कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले अपनी यहाँ आना है USEFP, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर होगा, वहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगी हमारे पास, और उस वेबसाइट पे 2-3 ऑप्शंस हमें गिवन होंगे। अब आप आ गए इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे सबसे पहले फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम है। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं यानी आप रिसर्चर हैं या तो मास्टर्स कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसकी तरफ जाएं। अगर आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, आपने उस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे पास लिखा हुआ है। इस पर आपने नीचे ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू टैब खुलेगा, और इसके अंदर इस तरह से प्रोमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सचेंजेस और ये सारा कुछ लिखा होगा। नीचे आप आएंगे तो इसका करंट स्टेटस आपके इस वक्त ओपन है, आप इसमें इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप जाएंगे और सारे इश्यूज़ पढ़ लेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, और क्या क्या हैं इश्यूज़ वगैरह, सारे ईच एंड एवरीथिंग पढ़ सकते हैं। ये देखिए हमारे पास नीचे इसके हमारे पास इश्यूज़ हैं, आ जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर होम इज़ दिस प्रोग्राम इंटेंडेड,
What is included in the undergraduate exchange grant? If I am selected, what will I begin studies in the US? When will I begin studies? I received an application form, printed out an application form from the website. Now what do I do? Do I have to take TOEFL test? I am doing a 2-year bachelor's degree. Am I eligible? इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन है. अगर मैं इन सबको पढ़ने बैठूंगी भी आपके सामने बारी बारी तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो मैं इस सबको स्किप करती हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन हैं. हम चलते हैं एप्लीकेशन हमने फिलअप कैसे करनी है. तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लायर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट एप्लीकेशन. आपने जाना है स्टार्ट एप्लीकेशन पे. स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक फ्लायर ओपन होगा. फ्लायर पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है. अगर आपके माउस से नहीं कर सकते तो आप ये देखिए साइड पे इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा हो कंटिन्यू. ग्रीन बटन में कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा जिसके अंदर होगा लॉगिन. अब यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स आपने इंटर करनी है कि आपने ईमेल और अपना पासवर्ड इंटर करना है. अगर आपकी पहले से एप्लीकेशन बन चुकी है तो. अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं बनी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन. स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे आप जाएंगे और उसके बाद जो है अपना न्यू ईमेल जो या तो जिस ईमेल पे आप एक्टिव होते हैं वो ईमेल आपने यहाँ पे इंटर कर लेनी है. hmacademy.official@gmail.com. वही सेम ईमेल हमने कंफर्म ईमेल में दोबारा से लिख लेनी है. hmacademy.official@gmail.com. उसके बाद आपने अपना CNIC लिख देना है, जो कि मैं एक रैंडमली एक CNIC इंटर करूँगी. उसके बाद उस CNIC के दरम्यान में आपके डैशेस भी होना ज़रूरी हैं. उसके बाद ये इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट. सबमिट जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा कि आपने कंफर्मेशन जो आपने ईमेल दी है उसी ईमेल पे आप जाएं और वहाँ पे आपको एक लिंक दिया होगा. इन्फो रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर मेल बॉक्स. आपके मेल बॉक्स पे एक ईमेल आई है, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके उस ईमेल से जो है आपने ईमेल वही इंटर करके लॉगिन में और उसके साथ एक पासवर्ड गिवन होगा और वो पासवर्ड इंटर करना है. सबसे पहले तब यहाँ से कंटिन्यू कर लें. जब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो हम जाते हैं अपनी ईमेल पे. अब आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी ईमेल ओपन हो गई है और यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे हमारे पास आएगा अंडर ग्रेजुएट USCFP एप्लीकेशन स्टेटस. आपने इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ईमेल ओपन हो जाएगी. आपके पास जो ईमेल ओपन हुई है वहाँ पे आप नीचे जाके देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे ईमेल और साथ में इसका पासवर्ड गिवन है. इस पासवर्ड को आपने क्या करना है, कॉपी करना है. यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से क्या करना है आपने कॉपी करने के बाद आपने लॉगिन में आना है और अपनी वही ईमेल आपने लॉगिन में इंटर करनी है. आपने जो ईमेल आपने इनको दी थी, आपने क्या दी थी, hmacademy.official@gmail.com. ये पासवर्ड हटा के आपने अपना दूसरा पासवर्ड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है. पेस्ट करने के बाद आपने लिखना है कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन. कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास देखें आपके पास एक पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा. एक पूरी वेबसाइट का व्यू दोबारा से आपके सामने शो हो रहा है, जिसके अंदर टॉप लेफ्ट पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ग्लोबल यूग्रेड 2024 और 14% एप्लीकेशन कम्प्लीटेड है, इनकम्प्लीट और एप्लीकेशन इंस्पेक्टर. उसके बाद ये रेड से हमें शो करेगा कि इनकम्प्लीट है और ये एप्लीकेशन इंस्पेक्टर है जो कि चेक कर रहा है कि कितने % हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सेक्शन इसमें है गेट स्टार्टेड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स एंड रिव्यू एंड सबमिट. उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे गेट स्टार्टेड के अंदर हम नीचे जाएंगे और ये सारा कुछ आपने पढ़ना है. ये मेजर फील्ड्स हैं. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इससे फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो IT वगैरह जो कि यहाँ इंक्लूड नहीं है, एक्चुअली वो क्या है उनके सब फील्ड्स के अंदर आती है, यानी कि उसकी नीचे कैटेगरी वाली में आती हैं. तो आपने उसकी मेजर फील्ड्स सिलेक्ट करनी है, क्योंकि माइनर फील्ड्स में आती हैं तो आपने उसकी मेजर फील्ड्स सिलेक्ट करनी है जो कि बनती है इंजीनियरिंग. उसके बाद इस तरीके से अगर आपकी कोई फील्ड गिवन नहीं है तो आपने देखना है किस मेजर फील्ड की माइनर फील्ड बन रही है. उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपको इस तरह कुछ दिया होगा कि आप कितना नॉलेज है आपका किसी चीज़ के बारे में, तो आपके पास 3 ऑप्शंस गिवन होंगे, एक्सीलेंट, गुड और फेयर. आपने अपनी एबिलिटी उसके हिसाब से बतानी है कि आप किस चीज़ में कितना एक्सीलेंट है, गुड है या फेयर है. उसके बाद आपका अगर आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब में कभी हिस्सा लिया है तो आपने क्या करना है,
उसके बारे में डिटेल्स इंटर करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इन्होंने यहाँ पे एज एन एग्जांपल मेंशन किए कि मैंने इस जगह हिस्सा लिया था और इसमें मेरा जो एक्टिविटी की टाइप थी वो मेरी ये थी और मैंने इतने से इतने अरसे में लिया था। अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया है तो आप उस कॉन्टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं कि मैंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया था। और ये सब आपने ख़ुद से नहीं लिखना, बल्कि इसको आपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। 250 वर्ड्स का पर्सनल स्टेटमेंट होगा जिसके अंदर आप अपने फ्यूचर गोल्स बताएंगे और साथ ही साथ आप उसमें बताएंगे कि आप इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों होंगे, आप क्या ऐसा नया चेंज लेकर आ सकते हैं, और साथ में आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को अप्रूव करती हैं कि आप वाकई लीडरशिप स्किल्स को जानते हैं। इसके लिए सबसे ज़बरदस्त किस्म का अगर आपको हैक बताऊं तो वो ये है कि आपने अपना एक रफ से ड्राफ्ट लिख लेना है और आपने जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी क्या करेगा, वो आपने उसको देना है और उसको लिखना है कि रीफ्रेश करो इसको और साथ में मुझे एक अच्छा सा पर्सनल स्टेटमेंट लिख कर दो ऑफ 250 वर्ड्स। वो आपको एक अच्छा सा खूबसूरत सा इम्प्रेसिव किस्म का जो है आपके पास एक लेटर लिख कर दे देगा पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे। अब वो लेटर आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके इंटर कर देना है। रिकमेंडेशन लेटर्स मेनली जो है हमारे इंस्टीट्यूट से हमें मिल जाएंगे, जो कि हमारे प्रोफेसर हो गए या लेक्चरर्स हो गए वो हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेजरली जो लेक्चरर्स और प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं प्रोवाइड करें, आप लेटर लिख कर आएँ, हम सिर्फ साइन कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली लिखा ही है कि ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ साइन नहीं करवाने बल्कि लिखना भी उन्होंने है। प्लीज़ मेक श्योर योर ओके रिकमेंडेशन लेटर्स विल ओनली बी रिक्वायर्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। और रिकमेंडेशन लेटर जो है सिर्फ उन कैंडिडेट से मांगा जाएगा जो स्टेप 2 या राउंड 2 तक पहुंच जाएंगे, राउंड 2 राउंड 3, इसके टोटल 5 राउंड्स हैं। और अगर आपको प्रोफेसर ये या तो लेक्चरर ये कहते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर आपने ख़ुद लेकर आना है, तो आपने एक अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर चैट जीपीटी से बनवा लें या फिर किसी एक और इंग्लिश जो स्टूडेंट हैं उनसे बनवा लें, लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसमें इम्प्रेसिव होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। इसके बाद हम जाते हैं नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन। स्टार्ट एप्लीकेशन में आने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आपका नेम, आपका गिवन नेम, ईच एंड एवरीथिंग आपसे मांगा जाएगा। आपका टाइटल क्या है, अगर आप मेल हैं तो आपने मिस्टर करना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपने मिस करना है, लेकिन अगर आप किसी एज अ वाइफ के तौर पे कर रही हैं आई गेस सो आपने मिसेस करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, आपका मिडल नेम, आपका लास्ट नेम, जिसके साथ स्टेरिक मार है इट मीन्स के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जिनका लास्ट नेम नहीं होता तो वो लोग क्या करेंगे, अपना फैमिली नेम इंटर करेंगे। फैमिली नेम जैसे कि उनके फादर का नेम हो गया, जिस तरह के किसी का फादर का नेम है कुछ लोगों की फैमिलीज़ में खान रन होता हुआ आ रहा होता है या मलिक रन होता हुआ आ रहा होता है, तो एट द एंड वो वही लिखते हैं, या अपने अगर फीमेल है तो अपने फादर का नेम लिख दें। उसके बाद डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप्स, अगर आपके पास सिटीजनशिप ज़्यादा हैं तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो। पाकिस्तानी नेशनल हैं तो येस। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है, इसके अंदर सिर्फ आपने इसको ब्लू मार्क करना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर पाकिस्तान से तो देख पाकिस्तान से बस ब्लू मार्क किया बस, देन इनफ। आपने ये नहीं करना कि क्लिक करते जा रहे हैं भैया ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस पाकिस्तान पे क्लिक किया, इनफ हो गया। अपना आपका कंट्री क्या है यहाँ पे आपने चूज़ करना है, तो आपके पास सामने आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। सिटी ऑफ बर्थ, आपका सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है, इसके अंदर आपने अगर स्कर्दू हैं, दादू हैं, बदीन हैं या फिर कोयटा हैं, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपने इंटर करना है। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ इफ़ अदर, अगर ऐसा कोई सिटी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई कर देना है। कंट्री ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा था, डेट और लिखनी है, अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, चूज़ डिसेबिलिटी इफ़ एनी अदरवाइज चूज़ नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ से जो है ना अपनी डिसेबिलिटी चूज़ करनी है अगर जो आपको है। अगर ऐसी डिसेबिलिटी है जिस ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आपने अदर लिखना है और यहाँ पे उसके नेम लिख देना है। उसके बाद करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने एड्रेस लिखना है और एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है, यहाँ तक कि आपने स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, आपका जो क्या कहते हैं एरिया है उसके बारे में सही तरीके से स्पेसिफाई करना है। जहाँ आपकी बात होती है पोस्टल कोड की, तो पोस्टल कोड एक्चुअली अगर मैं रावलपिंडी की बात करूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी गूगल पे रावलपिंडी पोस्टल कोड, तो मेरे पास सामने पोस्टल कोड शो हो जाएगा। अब जिस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ का पोस्टल कोड शो हो जाता है। इस तरह के ये सारे जो हैं पोस्टल कोड हैं रावलपिंडी के। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ 44,000 एज अ ज़िप कोड उसके तौर पे यूज़ करती हूँ।
तो आपने जो है अगर कोयटा का पोस्टल कोड निकाला है तो आपने नेट पे लिख देना है कोयटा का पोस्टल कोड, वो आपको सामने शो हो जाएगा। रीजन और प्रोविंस, कंट्री, नंबर और आपकी ईमेल तो ऑलरेडी गिवन है। परमानेंट होम एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आपने उस बंदे का नाम लिखना है जो हर वक्त एक्टिव होता है, जैसे कि आपके फादर हो गए या आपके भाई हो गए बड़े, या आपके ऐसे शख्स हो गए घर में जिनका फ़ोन नंबर एक्टिव होता है, जिनका बंद नहीं होता। उसका रिलेशनशिप आपसे क्या है, वो आपके अंकल हैं, ब्रदर हैं, आपके फादर हैं, जो भी हैं उनका आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद उनका एड्रेस, उनके घर का, उनका सिटी, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोविंस, ईच एंड एवरीथिंग उनकी डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। अगर आप एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, उसके बाद अगर दोबारा लॉगिन भी होते हैं तो जो आपने सेव किया होता है वो एज इट इज़ सेव रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी एप्लीकेशन एट ए टाइम आपने फिल करनी है। एट ए टाइम फिल करने वाला इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो कुछ फिल नहीं होगा वो यहाँ पे टिक मार्क नहीं आएगा, बल्कि बाकी आगे पीछे आप टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या इंटर करना है, हम अब जाएंगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की तरफ और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी जो सेक्शन है हम उसकी तरफ जाएंगे और बारी बारी इसको गो थ्रू करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गई है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके अंदर आपने अपनी डिग्रीज़ के बारे में लिखना है। टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम यू मस्ट अपलोड स्कैन्स ऑफ योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इफ़ ओरिजिनल documents are not available you will need to upload scans of verified attested copies of the documents। सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने अटेस्ट कराना है। उसके बाद आपने ऑफिस लेंस एक ऐप है उसको अपने इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन पे। वो ऐप क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में आपकी हेल्प करेगी। ऑफिस लेंस एक अच्छी एप्लीकेशन है, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो साइड एरिया है, यानी कि टेबल आ रहा है या तो साइड पे कपड़ा आ रहा है या ईच कुछ भी आ रहा है, तो आप उसको स्कैन आराम से कर सकते हो। ख़ुद ही उस पेपर को स्कैन करके सिर्फ पेपर की फ़ोटो लेगी। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपने यहाँ पे जब सबसे पहले करना है ऐड एजुकेशन पे जाना है और आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर आपने करंटली इनरोल, आप कहाँ पे इनरोल्ड हैं उसके बारे में लिखना है। आप ये इनरोल हैं या नहीं है आपने लिखना है येस मैं इनरोल्ड हूँ। आपकी डिग्री का नेम क्या है, आपकी डिग्रीज जो हैं अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, LLB, LLM, MBBS, MBA 2.5 ईयर्स 3.5 ईयर्स तक गिवन है। अगर आप इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं या IIT से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने बैचलर 4 ईयर्स को सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड डिग्री कंप्लीशन डेट और मंथ ईयर आपने इंटर करना है। फील्ड ऑफ स्टडीज़, किस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं। आप अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस तो आप कंप्यूटर साइंस से इंटर करेंगे, वो कहाँ होगा, टॉप पे यहाँ पे भी इस वाले में नहीं है, वो दूसरे बैचलर ऊपर से आपने चूज़ करना है कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर आपका क्या कहते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशन आपने इंटर करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन किस शहर में, सिटी, उसके बाद कंट्री, इंस्टीट्यूशन नेम। अगर आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, अदर यहाँ पे जो है अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिख देना है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन आपके हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन लिस्ट में मौजूद ना हो। इसी तरीके से कुछ डिग्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर फील्ड ऑफ स्टडी अवेलेबल नहीं है। आपने जो नियरेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी आ रही है आपने इसी को सिलेक्ट करना है। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो उसको आपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले लेनी है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े तो कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ कंप्यूटर साइंस ही कर देना है। उसके बाद फर्दर जो है अपने फर्दर जो डिटेल्स और जो आपके ट्रांसक्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स होगा उससे वो वेरीफाई कर लेंगे। एकेडमिक डिग्री CGPA आपका परसेंटेज भी इंटर कर सकते हैं और CGPA भी इंटर कर सकते हैं। CGPA आउट ऑफ कितना, CGPA कितने में से, 100 में से, 5 में से और 4 में से। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। लेकिन चूँकि मैंने कुछ इंटर नहीं किया तो सेव नहीं हो रहा। उसके बाद आपने TOEFL टेस्टिंग ऑप्शनल, ये हमारा जो टेस्ट है ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस टेस्ट को डालें। उसके बाद इफ़ यू हैव नॉट टेकन द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड आर सिलेक्टेड एज अ सेमी फाइनलिस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द TOEFL एग्जाम। द कॉस्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड बाय दिस प्रोग्राम। सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो टेस्टिंग सर्विस, ये जो TOEFL टेस्टिंग है TOEFL,
अगर सेमीफाइनल तक आप सिलेक्ट होते जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो फ़ी है वो भी ये प्रोग्राम आपका कवर कर रही है। If you have previously taken the fair examination, please give your score and the date and place where you took the examination. Attach a copy of your score report to the application if available. If selected, you may be required to submit official test results through ETS directly to the programming agency. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो फेल टेस्ट नहीं दिया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ें। जब आप सेमीफाइनलिस्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे तो आपको तब ये प्रोग्राम जो है आपको ख़ुद ही कवर करेगा, सारा कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो खुद कवर कर लेंगे। अदर स्टैंडिंग टेस्ट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं, आपने कहीं कोई टेस्ट दिया है तो वो लिखें, उसका स्कोर लिखें और डेट और लोकेशन लिखें, कब दिया था और उसकी लोकेशन क्या थी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नेटिव लैंग्वेज कौन सी है और नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, रेडियो और एबिलिटीज़ फेयर, गुड, एक्सलेंट। जैसे शुरू में बात की थी कि आप किस लैंग्वेज में कितना अच्छे हैं, उसको आपने खुद से मार्क करना है कि आप एक्सलेंट है, गुड हैं, फेयर हैं। तो आपने अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से करना है। किसी को पश्तो आती है, किसी को उर्दू आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, साथ में हर कोई अपनी अपनी ज़बानें जानता है। तो किसी को पर्शियन भी आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को चाइनीज़ आती है, तो अपने फ्रेंच भी आती है काफ़ी लोगों को। तो आपने यहाँ पे उन लैंग्वेजेस के बारे में लिखना है जो जिसमें आप ज़्यादा कमाल रखते हैं। उसके बाद बात आती है यूनिवर्सिटी कोर्सेज़। List below in English a few university courses you have taken and the grades you received maximum equal to 15। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने कोर्सेज़ के बारे में नेम्स लिखने हैं, जो भी आपने कोर्सेज़ लिए हैं उनको आपने ऐड कोर्स करना है। ऐड कोर्स करने के बाद यानी कि सबसे पहले सेमेस्टर में आपने कोर्स लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कुरानिक स्टडीज़, कैलकुलस और इस तरह के सब्जेक्ट्स लिए आपने उसके बारे में नेम लिखने और यहाँ पे लिखना है और क्लास टाइटल क्या था और उसमें परसेंटेज आपकी कितनी आई थी और सारा कुछ आपने इंटर कर देना और आपने ऐड कोर्स करना है। प्रोपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन द यूएस, आपने कौन सी प्रोपोज फील्ड आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आप वहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं। करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आपने अभी जो आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स इंटर करनी है। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो लास्ट डिग्री आपने आपने पढ़ी है वो कौन सी थी, यानी कि अभी लास्ट सेमेस्टर आपका जो गुजरा है उसके बारे में आपने सारी डिटेल्स इंटर करनी है। लास्ट डिग्री थी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, सेकेंड सेमेस्टर था, उसी के बारे में सारा कुछ इंटर कर देना। इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा अगर आपने कहीं ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करवाया हुआ तो। प्रेजेंट कोर्स ईयर, आपका कोर्स ईयर अब इस वक्त क्या चल रहा है, आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सेकंड यानी अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ें तो आपका कोर्स ईयर क्या है, सेकंड। आपका सेमेस्टर क्या है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट पे ऑटोमेटिकली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी आप डिटेल्स इंटर करेंगे वहाँ से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है इंटर कर देगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है ग्रेजुएशन की वो क्या होगी। करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसको आपने करना है सेव और उसके बाद जाना है नेक्स्ट। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जो है आपके पास होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन का। हम जाएंगे अब इस वक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन के पेज पे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी है। प्रीवियस वीज़ा इन्फॉर्मेशन, अगर इससे पहले आपका कोई एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है तो उसके बारे में लिखना है। आपका हुआ है तो येस, अगर नहीं हुआ तो नो। इफ़ येस प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग, तो इसके बाद अगर आपने पहले से ये यूएस प्रोग्राम को एक दफ़ा विज़िट किया हुआ है तो आपने इसके बारे में सारी डिटेल्स एंटर करनी है। नेम और प्रोग्राम क्या था, ईयर, सिटी, स्टेट। हैव यू एवर रिसीव्ड ए US J1 वीज़ा, कभी आपने रिसीव किया है, अगर किया है तो आपने येस, अगर अदरवाइज़ नो कर देना है। Have you ever received a US F1 visa? Have you been in the US for any other reason? Non-academic activities, आपकी academic activities से हट के अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो उसके बारे में लिखना है। जैसे अगर आपने कोई कैंगरू कंपटीशन या कैंगरू कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हो, हिप्पो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हो, आपने स्पीच कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हो, आपने ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हो, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हो, सारे कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, आपने उनके बारे में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हैव यू बीन एवर अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, अगर हुए हैं इफ़ यस लिस्ट द डेट, प्लेस एंड रीज़न फॉर अरेस्ट। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट, नो। उसके बाद ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट, सेव एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद ये डिटेल्स आपकी जाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि सही वाली होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए इसमें कुछ। पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड स्टेट 200 to 250 वर्ड्स का आपका ऐसे होना चाहिए। योर इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट,
the reasons why you wish to pursue them in the USA and how it relates to your interest and future objectives. ये सारी डिटेल्स आपने इंटर करनी है. The essay is an essential part of the selection process and of your application for placement into an appropriate program. Be sure to include any details that highlight your personality and individuality. उसके बाद आप दूसरे लोगों से कैसे मुख्तलिफ हैं इस चीज़ के बारे में आपका स्पेसिफाई करना बहुत लाजमी है. आपने ऐसे में कुछ ऐसा लिखना है कि वो उनको इम्प्रेस कर जाए कि नहीं ये बच्चा जो है ना दूसरों से ना थोड़ा मुख्तलिफ है, ये कुछ करेगा. और सबसे मज़े की बात ये लिखनी है कि आप लीडरशिप स्किल्स हैं आपके अंदर, आप दूसरों को जो है इंस्पायर कर सकते हैं या किसी चीज़ के साथ मोटिवेट कर सकते हैं आप. यानी कि इनका मकसद ये है कि आप उनकी कंट्री में जाएंगे, उनके कल्चर को आप देखेंगे और उसके कल्चर के हिसाब से आप वापस जब अपने कंट्री में आएंगे तो अपनी कंट्री में आके उनकी कंट्री की तारीफ़ें करनी, यानी कि उस कंट्री में ऐसा था वैसा था ये था वो था. इससे क्या होगा, टूरिज़म उनकी कंट्री में बढ़ती है और ये सारा कुछ. इसलिए वो क्या करते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स अरेंज कराते हैं. तो आपके अंदर जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करना है कि मैं कहाँ मैंने लोगों को जो है इंस्पायर किया, ये कहाँ मोटिवेट किया, या तो फिर कहाँ मैंने लोगों को जो है अपनी तरफ बुलाया, या तो फिर किसी चीज़ के ऊपर मैंने उनको रज़ामंद किया. तो ये जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में आपने छोटी छोटी 1-2 कहानियाँ ज़रूर इसमें डालनी है कि आपने कहाँ कैसे किसी चीज़ के बारे में उनको स्पेसिफाई किया और उस चीज़ से इम्प्रेस हुए और उस जगह दोबारा गए. तो इससे क्या होगा कि उनके जहन में आएगा हाँ ये हमारे कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो रखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स है. इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने मैटर है वो डॉक्यूमेंट्स का. डॉक्यूमेंट सेलेक्शन कंप्लीटेड? नो. Important note: to help ensure successful processing, please attach only PDF or image, JPG, PNG formats and limit the size of each upload size file to be 2 MB. 2 MB से ज़्यादा आपका साइज़ नहीं होना चाहिए फाइल का. ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड. नो एजुकेशन एडिड इन द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन. अगर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन उन सब में ये सब इंटर किया होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका होता, लेकिन चूँकि मैंने वहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं किया सिर्फ समझाने की खातिर, सो अभी यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स शो नहीं हो रही. उसके बाद एट द एंड आएगा रिव्यू एंड सबमिट. अदर सेक्शन शुड बी कंप्लीट बिफोर यू रिव्यू एंड सबमिट. जब रिव्यू एंड सबमिट करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा सबमिट. तो यहाँ तक होगी हमारी एप्लीकेशन ख़त्म और रिव्यू एंड सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा. जब नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे लॉगिन होना होगा तो आप यहाँ से लॉगिन होंगे. यहाँ पे तो फ़िलहाल लॉगआउट का ऑप्शन है कि आपने लॉगआउट होना है, आप यहाँ से लॉगआउट होंगे और वही अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन और उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे. और आप देखते जाएंगे साथ साथ अपना स्टेटस के इस वक्त क्या आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या हो रहा है वगैरह. उसके बाद जो मैं आपको यहाँ पे राउंड्स की बात कर रही थी, हाउ डज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर वर्क्स, यहाँ पे वो उसके बारे में बात की गई है कि राउंड 1 है ऑल एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रीन बाय USEFP स्टाफ फॉर कंप्लीटनेस एंड मिनिमम क्वालिफिकेशंस. ये जो आपकी फ़ाइल है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं इसके थ्रू आपको स्क्रीन आउट किया जाएगा. उसके बाद राउंड 2 में आपके एप्लीकेंट दैट मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी एवेल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ एस्टैब्लिश क्राइटेरिया एंड शॉर्ट लिस्ट. राउंड 2 में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ये अकॉर्डिंग टू आपको जनवरी और फरवरी तक आपको पता चलेगा. और उसके बाद राउंड 3 में इन पर्सन इंटरव्यूज़ ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल टेक प्लेस इन इस्लामाबाद बिटवीन जनवरी एंड फरवरी में आपको फिर शॉर्ट लिस्टेड को कैंडिडेट्स जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. और जो इंटरव्यू के दौरान बहुत US और पाकिस्तानी सिटीजन मौजूद होंगे. राउंड 4 में फाइनल कैंडिडेट्स एंड अल्टरनेटिव्स विल बी सिलेक्टेड इन अप्रैल में. जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे उनको अप्रैल और मई में सिलेक्ट किया जाएगा. एप्लीकेंट्स हु हैव बिकम फाइनलिस्ट और अल्टरनेट्स विल बी नोटिफाइड बाय टेलीफोन. दोज हु हैव नॉट विल बी नोटिफाइड बाय मेल. ओके, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले फाइनलिस्ट को अप्रूव कर लिया जाएगा कि ये हमारे फाइनलिस्ट हैं. उसके बाद उसके अल्टरनेट का मतलब ये है कि जो सेकंड पे होता है, यानी कि अगर फाइनलिस्ट ना गए तो उसके नीचे भी एक लिस्ट होती है कि अल्टरनेट पे हम इन बच्चों को लेके जाएंगे. उसके अलावा जो अल्टरनेट और फाइनलिस्ट के अलावा जो बच्चे होंगे उनको ईमेल के थ्रू या मेल किसी चीज़ के थ्रू उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा. फाइनल अप्रूवल इज़ गिवन बाय द हायर अथॉरिटीज़ इन द US के हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा. तो ये थी हमारी यूग्रेड की स्कॉलरशिप और
आपको इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपका चांस बन सकता है क्योंकि अक्टूबर से लेकर ये अक्टूबर 2024 में आप जाएंगे और मार्च 2025 में आपका रिटर्न होगा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपका USCFP कवर कर रहा है, यूग्रेड कवर कर रहा है, तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह की और भी ढेर सारी स्कॉलरशिप्स आई हैं, जैसे स्कॉटलैंड की स्कॉलरशिप। आपके अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते या अपनी कंट्री में रह के किसी को स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो स्कॉटलैंड की स्कॉलरशिप है, वो आपके पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए आपकी सारी फ़ी आपकी कवर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ट्यूशन फ़ी एक्सेट्रा। तो आपको चाहिए आप स्कॉटलैंड में अप्लाई करें। सीफ स्कॉलरशिप्स हैं, इस तरह चैनल पे आप बाकी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। तो उन सबको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।